हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो 10th क्लास के 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है और ये वीडियो इस चैप्टर के 8th पार्ट के रूप में आपके सामने है। इसके पहले जो 7 पार्ट थे वो चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करके ले सकते हैं। आज का जो वीडियो है 8th पार्ट के रूप में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम एनिमल हार्मोन्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एनिमल्स जो हार्मोन हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हार्मोन्स की कि हार्मोन्स आखिर में होते क्या हैं। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स कह सकते हैं क्योंकि ये केमिकल्स के बने हुए होते हैं और एक तरीके से मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे पास करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं स्पेशल टाइप की जिनको हम डक्टलेस कहते हैं, उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं। और डक्टलेस ग्लैंड्स का दूसरा नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू बनाए जाते हैं या डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू बनाए जाते हैं, ट्रांसलोकेटेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनको ट्रांसफ़र जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है, मीन ब्लड के थ्रू किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र किया जाता है? जितने भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से उनके बीच में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर इंड्यूसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटी इंक्लूडिंग ग्रोथ, ताकि हम ग्रोथ जैसी एक्टिविटी को इंड्यूस यानी बढ़ा पाएँ और कोऑर्डिनेट कर पाएँ, उसमें सामंजस्य बिठा पाएँ। फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा था। तो सबसे पहला जो हार्मोन था वो था सिक्रेटिन। जो सिक्रेटिन था उसको डिस्कवर करने का जो श्रेय है वो बेलिस और स्टार्लिंग को जाता है, जिन्होंने 1902 के अंदर ये डिस्कवरी की थी। एंड द टर्म ऑफ हार्मोन वाज कॉइंड बाय स्टार्लिंग। जो हार्मोन शब्द है, नाम है, वो देने वाले वैज्ञानिक थे स्टार्लिंग, जिन्होंने 1905 में हार्मोन का नाम दिया था। अब हम आते हैं हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि हार्मोन्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो वो ये है कि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड। ये जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है दे आर पोर्ड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। चूँकि डक्ट तो होती नहीं इसलिए इनको सीधे ही उड़ेल दिया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। पोर का मतलब होता है उड़ेलना या डालना। फॉर पैसेज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर पैसेज कर दिए जाते हैं। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक सेल, टिश्यू और ऑर्गन कॉल्ड टारगेट साइट्स। तो हर हार्मोन का अपना एक टारगेट साइट होता है, मीन जो प्रत्येक स्पेशल हार्मोन है वो स्पेशल टाइप के सेल, स्पेशल टाइप के टिश्यू और स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स के ऊपर जाकर एक्ट करता है, जनरली अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर सिंथेसिस। ये प्लीज़ नहीं है, यहाँ पर प्लेस होगा, मिस प्रिंटिंग है। तो जनरली क्या होता है कि जहाँ पर वो बनते हैं, ऐसा जहाँ पे सिंथेसिस होता है वहाँ से वो दूर जाते हैं, अवे जाकर अपना एक्शन करते हैं। लाइक जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो बनता है वो बनता तो है पिट्यूटरी ग्लैंड में, बट उसका जो एक्शन ऑफ द साइट होता है वो होता है लिम्स, बोन्स वगैरह, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है ग्रोथ की। नेक्स्ट फोर्थ करेक्टरिस्टिक है दे फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं। फिफ्थ है सिंस हार्मोन्स रीच द टारगेट साइट्स थ्रू ब्लड देयर अफेक्ट अपीयर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। क्योंकि ये ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो इनका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो एक लंबे समय तक रहता है। हार्मोन्स आर स्मॉल साइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉल साइज का होता है, विच आर ऑफ डाइवर्स ओरिजिन। इसके ओरिजिन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, इसकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हो सकती है। या तो ये जो हार्मोन्स है प्रोटीन्स के बने हुए हो सकते हैं, पेप्टाइड्स के बने हुए हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स के बने हुए हो सकते हैं, अमाइंस के बने हुए होते हैं, या फिर स्टेरॉइड्स के बने हुए होते हैं। ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। स्टेरॉइड्स की बात करें तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो व्युत्पन्न होता है, उत्पाद होता है, वही स्टेरॉइड कहलाता है और ये भी हार्मोन के रूप में हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर। अगर ये बॉडी में बनेंगे तो बॉडी में न्यूट्रिशियस कोई भी इनका रोल नहीं होगा, ये नॉन न्यूट्रिएंट होंगे। नेक्स्ट है हार्मोन्स आर इफेक्टिव इन वेरी लो कंसंट्रेशन।
अगर इनको ज़्यादा प्रभाव डालना है तो इनकी लो कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत कम मात्रा के अंदर ये प्रभावी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स में डिफरेंसेस, कि प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन कैसे एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो अगर हम पहला पॉइंट लें साइज और केमिस्ट्री का, तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल हार्मोन्स जो हैं वो पेप्टाइड से या प्रोटीन से बने हुए होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंस करने का वो है साइट ऑफ सिंथेसिस, कि इनका निर्माण कहाँ होता है। तो प्लांट हार्मोन्स तो अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे इनका निर्माण हो सकता है, बट एनिमल जो हार्मोन्स हैं वो स्पेशल ग्लैंड और सेल्स में ही बनते हैं। थर्ड जो इसका डिफरेंस करने का कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइट ऑफ एक्शन, की ये एक्शन कहाँ करते हैं। तो प्लांट हार्मोन तो लोकल एक्शन या फिर डिस्टेंट दूर भी कर सकते हैं, बट एनिमल हार्मोन यूजुअली डिस्टेंट ही, दूर ही जाकर अपना एक्शन शो करते हैं। इफेक्ट्स की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालते हैं, जबकि एनिमल हार्मोन स्पेसिफिक प्रभाव डालते हैं, विशेष प्रकार का प्रभाव डालते हैं। रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण की बात की जाए तो प्लांट हार्मोन्स जो हैं बायोकेमिकल फीडबैक लेकर जो प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जबकि एनिमल हार्मोन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या आयंस के थ्रू फीडबैक सिस्टम में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं ग्लैंड्स के टाइप्स के ऊपर, कि ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं और क्या होती हैं। तो ग्लैंड्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं डक्टलेस, इसको हम डक्टलेस भी कहते हैं। तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स क्या करेंगी, सेंड सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। चूंकि इनमें डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती है, इसलिए अपना जो रस है, अपना जो सिक्रेशन है उसको डायरेक्टली ब्लड में डाल देती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बात की जाए तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, जिनको कि हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार की डक्ट पाई जाती हैं, ट्यूब्स पाई जाती हैं। सेंड देयर सिक्रेशन इनटू डक्ट दैट कैरी सिक्रेशन टू इट्स डेस्टिनेशन। ये जो अपना रस है या अपना सिक्रेशन है उसको एक विशेष प्रकार की डक्ट में डालती हैं, और ये डक्ट उस सिक्रेशन को अपने डेस्टिनेशन तक लेकर जाती हैं। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा बनाती हैं, तो उसको सलाइवरी डक्ट में डालती हैं। लैक्रिमल जो ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे आँखों में पाई जाती हैं, टीयर्स बनाती हैं, वो स्पेसिफिकली उनको एक डक्ट में डालती हैं। और पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी बिहेव कर रहा है और एक्सोक्राइन भी बिहेव कर रहा है। तो ये जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में जाएगा। और पैनक्रियाज अगर एंडोक्राइन है तो ये 2 प्रकार के हार्मोन बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो बनता है आपके बीटा सेल से और ग्लूकागॉन बनता है अल्फा सेल से। और एक्सोक्राइन अगर ये है तो ये बनाएगा पैनक्रियाटिक जूस, जिसको वो डालेगा पैनक्रियाटिक डक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स की, जिनको कि हम मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये दोनों प्रकार के काम करती हैं, जब ज़रूरत पड़े तब ये एंडोक्राइन हो जाती हैं और जब ज़रूरत पड़े तब ये एक्सोक्राइन हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल है पैनक्रियाज और गोनाड्स। गोनाड्स में आपके टेस्टिस और ओवरी दोनों आएंगी, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब हम हार्मोन और एंजाइम में अंतर करके देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहला जो अंतर है वो ये है कि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू बनाए जाते हैं, जबकि एंजाइम्स जो हैं वो डक्ट ग्लैंड के थ्रू बनाए जाते हैं। हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू ब्लड। हार्मोन्स का जो ट्रांसफ़र है वो ब्लड के थ्रू होता है, जबकि एंजाइम्स का जो ट्रेवल है वो डक्ट के थ्रू होता है। हार्मोन्स की क्वांटिटी लेस चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जबकि एंजाइम की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। हार्मोन्स की जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है, जबकि एंजाइम्स की रिएक्शन होती है वो बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, फास्ट होती है। हार्मोन्स जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन का एक एग्जांपल लेकर आपको शो किया गया है इंसुलिन, और इधर से एंजाइम का एग्जांपल लिया गया लाइपेज। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख रहे हैं एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में, कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोनल कंट्रोल कह सकते हैं और नर्वस सिस्टम के लिए हम नर्वस कंट्रोल काम में ले सकते हैं शब्द। तो आइए अब देखते हैं इनके डिफरेंसेस। पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि जो नर्वस कंट्रोल है उसमें नर्व इम्पल्स के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है, मतलब नर्व इम्पल्स बनते हैं और नर्वस कंट्रोल की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नेक्स्ट हार्मोनल कंट्रोल में क्या है कि इसके अंदर जो है एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। सारा कंट्रोल और रेगुलेशन करने का जो काम है वो कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम करता है। नेक्स्ट उसके
उसके बाद में कंडक्टेड बाय न्यूरॉन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाते हैं। और इधर से अगर हम बात करें कि जो ये हार्मोन कंट्रोल में उसमें एंडोक्राइन सीक्रेट जो एंडोक्राइन सिस्टम है केमिकल मैसेंजर्स बनाता है जो हार्मोन कहलाते हैं, वो डायरेक्टली किसमें आ जाते हैं, ब्लड में। सेकेंड टॉपिक की बात करें कि सेकेंड क्या डिफरेंस है, तो नर्वस जो इम्पल्स हैं प्रोड्यूस रैपिड, बहुत तेज़ी से बनते हैं, शॉर्ट लास्टिंग रेस्पॉन्स, और थोड़ी देर के अंदर ही रेस्पॉन्स शो करके ख़त्म हो जाते हैं। जबकि हार्मोन्स जो हैं लॉन्गर लास्टिंग रेस्पॉन्स, यानी कि बहुत लंबे समय तक अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। नर्वस इम्पल्स जो है वो नॉट स्पेसिफिक होते हैं, विशेष प्रकार का नहीं होता, सब जगह एक ही जैसा काम करते हैं, जबकि हार्मोन्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है जिसको कि हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, टेस्टिस अगर मेल हो तो, ओवरीज अगर फीमेल हो तो, पीनियल ग्लैंड शो हैं। तो इस तरीके से डायग्राम आपको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का दिखाया गया है। अब हम वन बाय वन एक एक को डेप्थ में लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस। इट लाइज एज द फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलॉन। ये जो हाइपोथैलेमस है ये देखिए यहाँ पर डायंसेफेलॉन के बेस के ऊपर होता है। डायंसेफेलॉन क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, ये फोरब्रेन का एक पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। इस डायंसेफेलॉन के फ्लोर के ऊपर ही आपका हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस न्यूरो हार्मोन्स, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं न्यूरो हार्मोन्स, विच आर पास ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनको कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में पास किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग इट्स एक्टिविटी। यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है रिलीजिंग हार्मोन RH, और दूसरा जो है वो है इनहिबिटरी हार्मोन IH। यानी कि जिसके आगे RH लग जाए वो तो रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और जिसके पीछे IH लग जाए वो उसको सिक्रेशन को रोकेगा। तो जैसे कि TSHRH, इसकी फुल फॉर्म बनेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये TSHRH निकलकर थायराइड ग्लैंड पर जाएगा और उसके सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट है ACTHRH, फुल फॉर्म बनेगी एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मीन ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर वर्क करेगा और वहाँ से ACTH के सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है FSHRH, मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये मेल और फीमेल के अंदर जाकर गोनाड्स के ऊपर वर्क करेगा, उनके वर्क्स को इनिशिएट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद में LSRH, मीन यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी वजह से फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन की प्रोसेस तेज होगी और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनने लगेगा। नेक्स्ट है PRH, मीन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इससे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। एंड PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स की वजह से जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कम होगा, मिल्क प्रोडक्शन उनके अंदर कम हो जाएगा। GHRH का मीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है, जिसको हम STHRH भी कहते हैं, मीन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है GHIH, मीन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको कि हम सोमेटोस्टैटिन कहते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है MSHRH, मीन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि मेलानिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। MSHIH जो है वो मेलानिन के हार्मोन की सिक्रेशन को रोकता है। तो इस तरीके से ये हार्मोन जो हैं वो RH या IH हो सकते हैं, रिलीजिंग हो सकते हैं, इनहिबिटरी हो सकते हैं। ये सब कुछ जो है उन पर्टिकुलर हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। Two hormones elaborated by hypothalamus are directly passed to neurohypophysis। जो दो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं वो डायरेक्टली किस में पास हो जाते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में पास हो जाते हैं, और इन दो का नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनते तो हैं आपके हाइपोथैलेमस में, बट पास होकर जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की न्यूरोहाइपोफाइसिस में। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड करेंगे तब। तो आइए देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी शेप, मटर का दाना जितना होता है उतनी शेप की आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अटैच टू इंफीरियर सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर की सरफेस पे चिपकी हुई रहती है बाय ए स्टाक, एक डंठल के द्वारा। इट हैज 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के। पहला तो होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो पीछे की जो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो लेयर है पोस्टीरियर लोब जो है, पीछे वाली लोब जो है, उसको अगर हम नाम दें साइंटिफिकली तो हम उसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। जबकि आगे वाली और बीच वाली को जोड़ें तो वो कहलाएगी एडिनोहाइपोफाइसिस। मतलब पिट्यूटरी के 2 भाग हो जाते हैं, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस और एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में जो कि मतलब आपका
एंटीरियर पार्ट है और मिडिल पार्ट है वो आपका जाएगा उसमें एडिनो हाइपोफाइसिस में, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में पीछे वाला यानी पोस्टीरियर पार्ट इसमें जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये जो है इतने नंबर में सिक्रेशन करती है हार्मोन्स का, जिनके कारण जो हमारी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो फंक्शन कर पाती हैं। तो आइए एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम होता है STH। द हार्मोन स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ को बढ़ाता है क्योंकि ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। इससे अगर इसका इंक्रीज सिक्रेशन हो, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर सिक्रेशन होने लग जाए तो जो बीमारी होगी, डिसऑर्डर होगा, वो कहलाएगा गिगेंटिज्म यानी कि दानवता, और शरीर जो है लंबा होकर, अंगुलियां लंबाई में बड़ी होकर दानव जैसी दिखने लग जाएंगी। वाइल डेफिशिएंट सिक्रेशन प्रोड्यूसेस डवार्फिज्म, और अगर उसकी जो सिक्रेशन है वो डेफिशिएंट हुआ, कम हुआ, तो उसके अंदर बीमारी आ जाएगी डवार्फिज्म, और उसकी हाइट क्या रह जाएगी? कम। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज, ये तो बचपन की बात थी। अगर एडल्ट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में इसका सिक्रेशन हो जाए तो उस एडल्ट को एक बीमारी होगी, और वो बीमारी कहलाती है एक्रोमेगैली। और एक्रोमेगैली में क्या होता है? बोन्स की साइज़ बढ़ जाती है, फीट की साइज़ बढ़ जाती है, और फेस की साइज़ बढ़ जाती है, और इस तरीके से लोग उसके पास में आना पसंद नहीं करते। तो ये एक तरीके से एक्रोमेगैली है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन की प्रोसेस भी हो जाती है। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है वो है प्रोडक्टिन, जिसको हम मैटरनिटी हार्मोन भी कहते हैं, मातृत्व हार्मोन भी कहते हैं। इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को बढ़ाता है। और मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ जो होती है वो होती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान। लैक्टेशन का मतलब होता है जब दूध निर्माण का कार्य हो रहा होता है तब। थर्ड है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? इट इज स्टिमुलेट थायराइड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज इट्स हार्मोन। ये कहेगा थायराइड को कि अपना काम करो, और आपका जो काम है कि वेरियस टाइप के हार्मोन्स को सिंथेसिस करना, थायरोक्सिन को सिंथेसिस करना, तो आप उस हार्मोन को सिंथेसिस करते रहो। नेक्स्ट हार्मोन है फोर्थ ACTH। इसकी फुल फॉर्म होगी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये किसको एक्टिवेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और वहाँ से जाकर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाएगा। नेक्स्ट जो है वो FSH, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स के अंदर तो स्पर्म फॉर्मेशन को बढ़ाता है, और फीमेल्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। और जो ईस्ट्रोजन है हार्मोन, उसको क्या करता है ये कि मतलब जो फॉलिकल्स है उससे ईस्ट्रोजन निकलता है फीमेल के अंदर, तो उसको भी ये क्या कर देता है? इनिशिएट कर देता है। नेक्स्ट है LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। इन फीमेल द हार्मोन स्टिमुलेट ओवुलेशन एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो क्या होता है कि फीमेल्स में जैसे ही ओवुलेशन की प्रोसेस होनी होती है तब LH का अमाउंट बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। और LH सर्ज होने के कारण ही जो मतलब मेल्स हैं, तो LH सर्ज होने के कारण ही ओवुलेशन की प्रोसेस हो पाती है, क्योंकि मेल्स के अंदर ये हार्मोन है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ICSH। इट इंड्यूसेस लेडिंग सेल टू टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये जाके लेडिंग सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देगा कि तुम जो है इस तरीके से वर्क करो कि मतलब क्या हो कि जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करेगा? लेडिंग सेल्स को इनिशिएट करेगा, ताकि लेडिंग सेल्स टेस्टिस को इनिशिएट कर सके, और टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसाइज कर सकें। FSH एंड LH हार्मोन आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन। दोनों को मिलाकर गोनाडोट्रोफिन कहते हैं, और गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स भी इन्हीं को कहते हैं। अब हम आते हैं मिडिल लोब के ऊपर कि पिट्यूटरी की मिडिल लोब क्या सिंथेसिस करती है। ये जो इसके थ्रू निकलने वाला हार्मोन है वो हार्मोन है MSH। फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वापस से इसको दोहराएंगे तो MSH की फुल फॉर्म होती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द हार्मोन काज डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन। इस हार्मोन के कारण मेलानिन जो पिगमेंट है, डार्क पिगमेंट होता है स्किन का, उसके डिस्पर्सल में हेल्प मिलती है। इन क्रोमेटोफोर्स, वो जितने भी रंगाकणिकाएं हैं हमारे शरीर में क्रोमेटोफोर्स हैं उनके अंदर, काजिंग डार्कनिंग ऑफ द स्किन, और इसी कारण से हमारी स्किन का कलर कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। नेक्स्ट पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी की, उसमें पहला हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो बना तो हाइपोथैलेमस में था पर आ कहाँ गया? न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और पोस्टीरियर लोब को ही हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। द हार्मोन स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यूट्रस के कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है जब बच्चे का जन्म हो रहा हुआ होता है, और मिल्क इजेक्शन को भी बढ़ाता है जब इन्फेंट निपल्स को सक करता है। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, और ये जो मिल्क सिक्रेशन का काम है ये प्रोलैक्टिन के अंदर ही आता है। तो नेक्स्ट जो इसका
एग्जाम्पल है हार्मोन्स का, जो कि पिट्यूटरी जो न्यूरोहेपाटाइटिस है वहाँ से सिक्रेट होता है, उसको हम कहते हैं वेसोप्रेसिन, और इसका दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या ADH। इट इज़ असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये DCT आपने नाम सुना होगा। जब भी आपने मतलब ये कहते हैं कि 10th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ा था अभी आपने पीछे, लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने एक्सक्रीशन का टॉपिक किया था, वहाँ पे अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन की स्ट्रक्चर्स देखी थी, तो वहाँ पे ज़रूर मैंने मतलब आपको ये बताया था कि DCT जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल CT है, और इनके अंदर क्या होता है कि वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसी को रिलीज किया जाता है, ताकि जो यूरिन बने वो कैसा बने, कंसनट्रेटेड बने, मतलब उसमें पानी का अमाउंट कम हो और सोल्यूट्स का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। बट अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, ADH हार्मोन की कमी हो जाए, तो एक डिसऑर्डर होगा, और वो डिसऑर्डर कहलाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ भी 2 टाइप की होती है, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो होगी ADH हार्मोन की कमी से। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, इसके कारण से पानी का एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाएगा, पानी जो है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता जाएगा, और इसके कारण उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट यानी प्यास लगेगी और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को वो फील करेगा। एट हाई कंसनट्रेशन द हार्मोन रेज ब्लड प्रेशर, अगर इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, काजिंग कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल, आर्टेरियल्स बहुत छोटी हो जाएंगी, और द नेम वेसोप्रेसिन इज ड्यू टू दिस, और ये आर्टरीज को बहुत छोटा कर देता है, इसीलिए इसका नाम हुआ वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट उसके बाद में हम थर्ड ग्लैंड लेते हैं, पीनियल ग्लैंड। इट इज़ अ स्मॉल स्टाक बॉडी प्रेजेंट ओवर द एपिथैलेमस। ये भी छोटी सी एक स्टाक जैसे स्ट्रक्चर है, और ये भी किसके ऊपर प्रेजेंट है, एपिथैलेमस के ऊपर। और एपिथैलेमस किसका पार्ट है, डायंसेफेलॉन का, और डायंसेफेलॉन किसका पार्ट है, फोरब्रेन का। द ग्लैंड सिक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, विच कंट्रोल बायोरिदम्स, जो हमारे बॉडी के बायोरिदम्स जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है, मूड को कंट्रोल करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल साइकिल जो लिबिडो होता है उसको कंट्रोल करने का भी काम यही करता है। इट आल्सो पोजेस एंटी गोनाडोट्रोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी गोनाडोट्रोपिक मीन FSH और RH ने FSH और LH ने पॉजिटिव वर्क किए, उन पॉजिटिव वर्क के बदले ये नेगेटिव वर्क करने को तैयार है, ताकि ये एंटागोनिस्टिकली बिहेव करे। नेक्स्ट फोर्थ है थायरॉयड ग्लैंड। इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी ये ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है एंडोक्राइन में, विच इज अटैच टू ट्रेकिया, जो ट्रेकिया से चिपकी जाती है, किसके नीचे, लैरिंग्स के नीचे, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे। इट इज H शेप, कैपिटल H जैसा दिखता है, उस शेप की होती हैं। मेन हार्मोन ऑफ थायरॉयड इज आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। जो मुख्य हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन होता है, जिसमें आयोडीन की प्रचुर अवस्था पाई जाती है। थायरोक्सिन कंट्रोल BMR, थायरोक्सिन जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, पुट किया जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कि जो ये आपका सेक्सुअल थायराइड हार्मोन है, ये थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन आगे जाके क्या क्या फंक्शन करता है, तो वो करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन डिटरमाइन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी यूज होगी उसको कंट्रोल करता है। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू वेट, बॉडी कितना वेट गेन कर सकती है उसको कंट्रोल करता है। फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर और हार्ट बीट को भी यही कंट्रोल करता है। डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी आयोडीन काजेज, अगर हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी जो थायराइड है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और इससे जो है हमारे नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर स्वेलिंग आएगी, और इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं गोइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। इट इज़ क्वाइट कॉमन इन नॉर्दर्न हिली एरियाज, ये जितने भी हमारे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ईजिली देखी जा सकती है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन लीड टू फिजिकल एंड मेंटल अंडर डेवलपमेंट। अगर बचपन में ही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चों के अंदर फिजिकल और मेंटल यानी शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो बहुत रुक जाएगा। ये जो बीमारी है वो कहलाती है क्रेटिनिज्म। इन एडल्ट इट काज मिक्सेडेमा, और अगर एडल्ट में ही ऐसे लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो वो कहलाते हैं मिक्सेमा, मिक्सिडेमा। और पफिनेस कहलाती है, फूला हुआ अपीयरेंस दिखता है। ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन लीड टू प्रोट्रूजन ऑफ आईज, अगर इसका ओवर सिक्रेशन होता रहे तो जो पेशेंट है उसकी आंखें बाहर लटक जाती हैं, मीन एक्सोप्थेल्मिया हो जाता है, और ये डिजीज कहलाती है ग्रेव्स डिजीज। हाई मेटाबॉलिक रेट एंड लीनीनेस, इसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत तेजी होती है, और लीनीनेस इन्हें मतलब वो सूख सूख कर बिल्कुल पतला हो जाता है। कॉमन साल्ट इज कंपल्सरी आयोडाइज्ड इन इंडिया टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड आयोडीन टू थायराइड। अब क्या है कि इंडिया के अंदर डाइट के अंदर आयोडाइज्ड सॉल्ट को लेना कंपल्सरी किया है, ताकि हमारी जो ये बॉडी की पूरी एक ऑर्केस्ट्रा है वो ऑर्केस्ट्रा उन सभी चीज़ों को यूज़ कर सके, और यूज़ करके थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कर सके। थायराइड आल्सो सीक्रेट ए नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन कॉल्ड कैल्शियम
कैल्सिटोनिन। थायराइड से एक नॉन आयोडीनेटेड मतलब आयोडीन के बिना बना हुआ भी हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन कहलाता है कैल्सिटोनिन। और ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड प्लाज्मा में। और क्या करता है कि ब्लड प्लाज्मा में कंट्रोल करने का एक ही कारण है कि वो मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। डायग्राम्स की बात करते हैं, ये हाइपोथैलेमस आपको डायस्टेफेलोन की जो कि सरफेस है वहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से हाइपोथैलेमस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बिल्कुल आपके लिए छोटी सी मटर के दाने की तरह इसमें दिखाई गई है। उसके अलावा पीनियल ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड ये रही जो बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसका बिल्कुल एच शेप होता है, तो एच शेप के साथ में ट्रेकिया के साथ में जुड़ी हुई है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपकी जो भी फीडबैक्स हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तथा इसका अभी एक 4-5 हार्मोन्स का वीडियो और आएगा, इस चैप्टर का लास्ट DN पार्ट होगा 9 पार्ट के रूप में। उसको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।